वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु 1857 की क्रांति की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कि किस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था, उसका दमन किसने किया था, इन सब के बारे में देख रखा है। अब यहाँ से हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि प्री में बनने वाले क्वेश्चन को आप कर ही पाएँ और साथ ही साथ मेंस में लिखने के लिए भी एक परिदृश्य आप क्लियर कर पाएँ। दोस्तों, आज पहली क्लास है, इसमें हम लोग पृष्ठभूमि और स्रोत की चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि मतलब कौन से ऐसे प्रमुख तथ्य थे जिनके कारण 1857 की क्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है, और स्रोत मतलब कहाँ से इसके बारे में पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए तो इन दिए गए नंबर पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ से आप टीम के पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसे कुछ और नाम से भी जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये भी इसे नाम दिया जाता है। सैनिक विद्रोह ऐसा भी नाम दिया जाता है और राष्ट्रीय विद्रोह ये भी कहा जाता है। अलग अलग विचारधारकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। देखिए, अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि को समझेंगे, मतलब ऐसे कौन सी कारण थे या फिर क्या स्थितियां बनी जिसके कारण इस 1857 की क्रांति घटित हुई। फिर हम लोग इसके स्रोत की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो 1857 की क्रांति के बारे में बताते हैं। इसके बाद इसके प्रमुख कारण, इसका विस्तार कहाँ रहा, ये पूरे भारत में फैला, उत्तर भारत में रहा या दक्षिण भारत में रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इसके परिणाम की चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पृष्ठभूमि और स्रोत इन दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसके अगले क्लास में हम लोग कारण, विस्तार और परिणाम के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कहने का मतलब है जहाँ से ब्रिटिशर्स भारत में आए थे। तो सन 1600 ईस्वी की बात है ना। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से एक कंपनी व्यापार करने आती है, या फिर आप ब्रिटेन के स्थान पर यूरोप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप से एक कंपनी व्यापार करने के लिए आती है ना। आपको पता होगा कि उस समय उस कंपनी का नाम क्या था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो बाद में नाम दिया गया था, है ना। इससे पहले कहने का मतलब है जब कंपनी गठित हुई थी, महारानी एलिजाबेथ ने उसे 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। तो उस समय कंपनी का नाम क्या था, आप कमेंट करके बताइएगा। व्यापार करने के लिए आती है तो 1757 तक ये व्यापार करता है। व्यापार करने का मतलब देखिए, 1600 में आए थे, 1757 मतलब 157 वर्षों तक ये शुद्ध रूप से व्यापार करते हैं। हाँ, इसमें कुछ छोटे मोटे छिटपुट युद्ध लड़ते हैं, वो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से व्यापार करते हैं। कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, कुछ संधियां करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे मोटे होते हैं, उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे मुख्यतः का यही मतलब है कि मतलब ये 157 वर्षों तक मुख्य रूप से व्यापार करते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध, आपको पता होगा प्लासी का युद्ध होता है ना। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। देखिए, जब प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को 3 गांव प्राप्त होता है और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनका दीवानी इनको प्राप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ पे 3 गांव मिले थे, है ना, और यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 मैंने लिखा है। तो 3 के अतिरिक्त और भी क्षेत्र कुछ छोटे मोटे थे जहाँ से इन्हें प्राप्त होते हैं। इसकी दीवानी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से जो राजस्व उन्हें प्राप्त होता है ना, उसे देख करके इनके मन में लालच आ जाता है कि किसी भी तरीके से पूरे भारत को कब्जे में लिया जाए। अब देखिए 1757 के बाद क्या होता है, अगले 100 वर्षों में पूरे भारत पर ये कब्जा कर लेते हैं। मतलब यहाँ से इनकी शुरुआत होती है ना, शुरुआत होती है। फिर 1764, इसके बाद आपने आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा है ना। एंग्लो फ्रांस मतलब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था, आंग्ल सिख युद्ध था। इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती है और 100 वर्षों में ना पूरे भारत पर ये कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के
लिए क्या क्या रणनीति अपनाते हैं। कुछ जगह तो ये युद्ध करते हैं, कुछ जगह संधि करते हैं, आपने सहायक संधि सुना होगा, मतलब पढ़ा है पीछे, है ना। इसके बाद कई जगह ये धोखा भी देते हैं, है ना। धोखा देने का मतलब कुछ अलग बातें करते हैं और करते कुछ और है। तो इस तरीके से धीरे धीरे 100 वर्षों में पूरे भारत को कब्जा कर लेते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जब भारत को कब्जा कर लेते हैं तो अत्यंत अधिक शोषण करते हैं। शोषण का मतलब बहुत ज़्यादा भारत से धन कमाने के चक्कर में भारत की जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अत्याचार इनका बढ़ता जाता है दिन प्रतिदिन, क्योंकि इन्हें अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए था। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहे, इन्हें अपना मुनाफा लेने के लिए जिस हद तक क्रूरता अपनाना होता था ये अपनाते थे। अभद्र व्यवहार, अभद्र व्यवहार का मतलब यह है कि जैसे देखिए, भारत का क्षेत्र प्राप्त करने के लिए भारत के जो राजे थे, मतलब जितने भी शासक थे, नवाब थे, निजाम थे, इन सब के साथ भी सही व्यवहार नहीं करते थे। तो इन सब के कारण क्या होती है, जनता असंतुष्ट हो जाती है और ये विद्रोह कर देती है 1857 में, जिसे कि क्रांति भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक की परिदृश्य आपको समझ में आ गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्वरूप की, मतलब ये जो 1857 की क्रांति है इसका स्वरूप कैसा होता है। मतलब आपने पीछे देखा था ना, इसे सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम तीनों कहा गया था। तो किसने क्या कहा था, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है। देखिए सैनिक विद्रोह, अब ब्रिटिशर्स जितने हैं ना ये सैनिक विद्रोह कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई इन्हें अपने आप को डिफेंड करना है, बचाना है खुद को, कि भाई ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, कुछ सैनिक हैं जो विद्रोह कर रहे हैं। तो देखिए जॉन सीले का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉन लॉरेंस का नाम याद रखिएगा। होम्स हो गया, दुर्गादास है, सर सैयद अहमद खां है। तो इन लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, और बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, है ना। बेंजामिन डिज़रायली का नाम याद रखिएगा। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स कहने का मतलब है जो ब्रिटेन का संसद है वहाँ पर बताया था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो यहाँ पे वीर सावरकर लिखा है। इन्हें विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो बीडी सावरकर जी ने इसे क्या कहा था, इसे इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि किसने सैनिक विद्रोह कहा है, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है और किसने स्वतंत्रता संग्राम का है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, अब इसके स्रोत की बात करेंगे। स्रोत मतलब कहाँ से पता चलता है कि 1857 की क्रांति हुई थी। तो स्रोत इसका है पुस्तक व पत्रिकाएं। देखिए किसी भी चीज़ की अगर बात करेंगे तो उसके स्रोत में मुख्य रूप से पुस्तक और पत्रिकाएं ही मिलेंगी, क्योंकि भाई जितनी चीज़ें लिख करके स्टोर की गई वही तो स्रोत बनेगी। अब पुस्तक और पत्रिकाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्टैटिक जीके का भी पोर्शन बन जाएगा, और साथ ही साथ जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो तो है ही है, क्योंकि स्टैटिक जीके में कई बार पूछा जाता है कौन सी पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे असबाब ए बगावत हिंद, है ना। असबाब ए बगावत हिंद की बात करेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। इसको लिखा किसने, सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो खान नहीं लिखा गया, याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। और अभी आपने पीछे देखा कि सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह का नाम दिया है। तो ये पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, असबाब ए बगावत ए हिंद। इसको लिखा है किसने, सर सैयद अहमद खान जी ने, और यह स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये मराठी में लिखी गई पुस्तक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। इसको लिखा है वीर दामोदर सावरकर, 1906 में इसे लिखा गया, है ना। अब ये समझिए ये पुस्तक इतनी ज़बरदस्त पुस्तक थी कि इस समय इसके प्रकाशन से पहले इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित का मतलब कि इसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, चोरी छिपे प्रकाशित होती है। हिंदी अनुवाद इसका 1857 में प्रकाशित हुआ था। ये इसका नाम क्या था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिंदी अनुवाद इसका 1857 का स्वतंत्रता समर नाम से प्रकाशित किया गया था। मतलब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ये मराठी में था, इसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था तो उसका नाम रखा गया 1857 का स्वतंत्रता समर। और ये पुस्तक भी भारत में प्रकाशित होने से प्रतिबंधित थी, तो इसे चोरी छिपे हॉलैंड में प्रकाशित किया गया था, मतलब हॉलैंड में छापा गया था। अब समझिए जब हॉलैंड में छापा गया ना तो फिर इसके प्रकाशन पर भी रोक लगा दिया गया। प्रकाशन का मतलब कि इसको मार्केट में ना उतारा जाए, इस पर रोक लगा दिया गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जो आपने ये देखा कि द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, उसका पहला हिंदी में प्रकाशन हुआ। फिर इसका द्वितीय प्रकाशन किया था लाला हरदयाल ने इंग्लिश में, इसे याद रखिएगा। तृतीय प्रकाशन भगत सिंह जी ने किया था। चतुर्थ प्रकाशन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो अशोक मेहता ने लिखा अ ग्रेट रिवेलियन, है ना। ये इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया था। तो ये भी कई बार पूछता है कि अ ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा है, तो अशोक मेहता जी
ने लिखा है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए रमेश चंद्र मजूमदार, इनको आरसी मजूमदार भी कहते हैं, और ये कई बार ना रमेश की जगह रोमेश भी लिखा रहता है। बंगाली थे तो ऐसा कई बार लिखा रहता है, तो रोमेश चंद्र मजूमदार मिले या रमेश चंद्र मजूमदार मिले या आरसी मजूमदार मिले, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने लिखा था सियोक म्यूनिटी अ रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। ये स्वतंत्रता संग्राम से नकार दिया था। देखिए जो रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम है ही नहीं, है ना, तो इन्होंने नकार दिया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किस लेखक ने स्वतंत्रता संग्राम से मना कर दिया था, तो आरसी मजूमदार ने। अब बात करेंगे एसएन सेन। एसएन सेन का पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ सेन। इन्होंने ना 1857 नाम से पुस्तक लिखा था, मतलब सीधा सीधा पुस्तक का नाम ही 1857, है ना। ये सरकारी पुस्तक मानी जाती है और 1960 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई सरकारी पुस्तक है उसका नाम 1857 है। इसे 1960 में प्रकाशित किया गया था और लिखा किसने था? इसे लिखा था एसएन सेन ने, मतलब सुरेंद्रनाथ सेन ने। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक क्या था? तो उसका प्रतीक था कमल और रोटी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहे थे पॉमस्टन, है ना। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी? ये थी विक्टोरिया। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था कैनिंग, है ना। और आपको पता होगा कि जो कैनिंग था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद वायसराय पद का सृजन किया गया था। जो कैनिंग था ये भारत का प्रथम वायसराय बना था। और बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय कंपनी का प्रधान सैनिक कौन था? तो ये एनिसन था। तो दोस्तों यहाँ पे 1857 की क्रांति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। आज हम लोगों ने स्रोत की चर्चा की है। अगले क्लास में और चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।